इस वीडियो में हमें रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन के विषय में चर्चा करनी है। इस पृथ्वी पर सभी जीवों में श्वसन होता है। श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और वो ऑक्सीजन भोजन के माध्यम से जो हमें ग्लूकोज मिलता है उसको तोड़ता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी हमें हीट और एटीपी के रूप में मिलती है। एक मोल ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 686 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है और ये ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में भाग लेती है। अब इस श्वसन के लिए सभी जीवों में श्वसन अंग होता है। देखते हैं कि कौन से जीवों में किस प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। सबसे पहले अमीबा है। अमीबा ये यूनिसेलुलर जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें श्वसन जो होता है ये डिफ्यूजन द्वारा होता है, यानी विसरण विधि द्वारा होता है। इसमें कोई श्वसन अंग नहीं होता है, इसमें श्वसन विसरण विधि से हो जाता है। आगे देखते हैं अर्थवॉर्म यानी केंचुआ है। इसमें श्वसन इसके स्किन से हो जाता है, यानी अगर केंचुए का श्वसन अंग पूछा जाए तो केंचुए का श्वसन अंग है इसका स्किन। इंसेक्ट्स में यानी कीटों में, इंसेक्ट्स को कहते हैं कीटों में जो श्वसन होता है वो स्पाइरेकल्स के माध्यम से होता है। इनके ट्रैकिया में श्वसन रंध्र होते हैं। इनके श्वसन जो ट्रैकिया होता है उस ट्रैकिया में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो इनका श्वसन अंग जो हो गया वो स्पाइरेकल्स अर्थात डायरेक्ट ट्रैकिया हो गया। स्कॉर्पियन बिच्छू का जो श्वसन अंग होता है वो होता है बुक लंग्स। लंग्स हम मनुष्यों में भी पाया जाता है, उसके आगे ये बुक लगा देंगे तो इसका जो श्वसन अंग होता है वो बुक लंग्स होता है। ये बुक लंग्स हम याद कर सकते हैं लंग्स से। जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन जो होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है। गिल्स को हिंदी में क्लोम या इसको गलफड़ कहते हैं, गलफड़। तो जलीय जीवों में का जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स के माध्यम से उनमें श्वसन होता है। मेढक में देखिए, मेढक के कई स्टेज होते हैं। जब ये छोटा होता है तो इसे हम कहते हैं टेडपोल और धीरे धीरे विकसित होकर के ये बन जाता है मेढक। ये जब छोटा होता है तो टेडपोल कहते हैं। ये टेडपोल मछली की तरह ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है ये मेढक की तरह दिखने लगता है। तो जब ये छोटा होता है तब ये गिल्स के माध्यम से श्वसन करता है और जब ये विकसित हो जाता है तब इसमें लंग्स होते हैं, लंग्स के माध्यम से श्वसन करता है। और जब ये सुषुप्त अवस्था में होता है अर्थात जब ये जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी में दबा रहता है, मिट्टी के अंदर जब चला जाता है तब ये अपने स्किन के माध्यम से श्वसन करता है। 3 हो गए। टेडपोल रहेगा तो गिल्स के माध्यम से, बड़ा हो जाएगा तो इसमें लंग्स विकसित होता है और जब सुषुप्त अवस्था में रहेगा तो स्किन के माध्यम से भी ये श्वसन कर सकता है। तो ये याद रखने वाले बात है। मेढक के लिए तीनों लागू होता है। आगे पेड़ पौधों में पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। ये एक छिद्र को यहाँ पे ये जूम करके दिखाए गए, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। पेड़ पौधे स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जीवों में और पेड़ पौधों में अंतर ये होता है कि सभी जीव ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड
ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, अर्थात निकालते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मनुष्यों के बारे में, यानी मैमल्स के बारे में, स्तनधारी के बारे में। इनमें जो श्वसन होता है वो दो तरीके का श्वसन होता है। श्वसन को हिंदी में, रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन कहते हैं, और श्वसन दो तरीके का, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल को ब्रीदिंग भी बोला जाता है और इंटरनल को सेलुलर बोला जाता है। एक्सटर्नल मतलब कि हो गया ये बाहरी, और दूसरा हो गया इंटरनल मतलब कि आंतरिक। बाहरी वाले को ब्रीदिंग बोला जाता है और आंतरिक को सेलुलर बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। सामान्य भाषा में हम लोग यूज कर लेते हैं, रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग भी बोल देते हैं। वो साइंस की टर्म में थोड़ा गलत होता है, यहाँ पे अभी हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे कि रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग नहीं बोलते हैं, कैसे देख लेंगे अभी हम। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक होगा ये इंटरनल और दूसरा होगा एक्सटर्नल। देखिए बिल्कुल क्लियर है, जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये वायु हमारे फेफड़े तक जाती है और फिर वापस निकलती है। उस फेफड़े से जब ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं तक लेकर के चला जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटरनल। अर्थात सांस लेना और सांस छोड़ना, फेफड़े तक की जब हम बात करेंगे, लंग्स तक की जब हम बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल। और जब लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं तक जाएगा, सेल्स तक जाएगा और वहां पे प्रक्रिया होगी, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल कहेंगे या सेलुलर कहेंगे। पहले हम एक्सटर्नल को देख लेते हैं। एक्सटर्नल अर्थात ब्रीदिंग को देखते हैं। देखिए ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको कहा जाता है ब्रीदिंग, या इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। ब्रीदिंग दो तरीके की, एक को कहते हैं इनहेलेशन, दूसरे को कहते हैं एक्सहेलेशन। इसी इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और इसी एक्सहेलेशन को एक्सपीरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही शब्द यूज करेंगे, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हिंदी में कहते हैं निश्वसन और इसको बोला जाता है निःश्वसन। निःश्वसन बहुत छोटा सा अंतर है, हिंदी में बहुत कम अंतर है। यहाँ पे निःश्वसन, यहाँ पे एक बिंदी बढ़ गई है। इसका मतलब होता है सांस अंदर लेना। इनहेलेशन का मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन का मतलब है सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ना, यानी निश्वसन और निश्वसन। और ये दोनों प्रक्रिया मिलती है, यानी सांस आपने अंदर लिया फिर सांस छोड़ा, तो इन दोनों को मिलाते हैं, तब इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग। आदमी तभी जिंदा रह सकता है जब वो सांस लेगा और सांस छोड़ेगा, यानी जब ब्रीदिंग करेगा तभी वो जिंदा रह सकता है। देखिए इनहेलेशन में हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैस लेते हैं? जो जो गैसें वायुमंडल में उपस्थित होती हैं उन सभी गैसों को हम इनहेल करते हैं, यानी कि निश्वसन करते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। तो जब हम सांस लेते हैं यानी इनहेलेशन में,
इन सभी गैसों को लेते हैं। इसके बाद भी अगर कोई अशुद्धियां होती हैं, वायु में कुछ अशुद्धियां होती है, उसे भी हम ले लेते हैं, जो अंदर जा करके हमें नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे हम मेनली तीन की ही बात करेंगे जो शुद्ध वायु होती है। तो उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है वो जितना हम लिए रहते हैं उतना वापस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी गैस है जिसे हम जितनी मात्रा में लेते हैं उतनी ही मात्रा में छोड़ते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है कि ये 17% फिर वापस आता है, लगभग में है। तो ये क्या होता है कि 4% का डिफरेंस हो गया, यानी कि 4% ऑक्सीजन जो है अंदर खर्च हो जाता है। अब कहाँ खर्च होता है इसके बारे में हमें आगे डिस्कस करनी है। जब ये ऑक्सीजन खर्च होता है तो वहां पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना बन जाता है? लगभग जितना खर्च होता है ऑक्सीजन उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, यानी कि ये बन जाएगा 4.6%, 4%। यहाँ पे देखिए 1% से भी ये कम है, और यहाँ पे 4% के लगभग में 4% के लगभग में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यानी आपने इनहेल किया इतना, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, और एक्सहेल किया कितना? नाइट्रोजन 78%, जितना लिया था उतना वापस हो गया, ऑक्सीजन 17% यानी 4% ये घट गया, खर्च हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड 4.6% यानी कि 4% ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। तो इस प्रकार से श्वसन में इन गैसों को लेते हैं और खर्च होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बढ़ी हुई मात्रा में निकलता है। इसे लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए और बाहर वायुमंडल में फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए हमारे शरीर में एक श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे अंग हैं, उन सारे अंगों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।